नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 18 न्यूज। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। बहुत जल्द ही बिहार के शिया वक्फ बोर्ड का हम करेंगे खुलासा तथ्यों के साथ। देखते हैं आज की खबरों पर खास नजर। फर्रुखाबाद के सरस्वती भवन से निकली शिव बारात, इसमें काफी अधिक मात्रा में श्रद्धालुओं ने लिया भाग और ये यात्रा सुबेरे 4 बजे हुई संपन्न। उधर खाटू राम यात्रा निकली कि जो भंडारे के बाद संपन्न हुई। हमने आपको दिखाया है कि शिया बोर्ड में किस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। हमने आपको सबूतों के साथ दिखाया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत जाने माने वकील कि हमने फर्रुखाबाद में खुद जाकर जिनका इंटरव्यू लिया, जिनसे बातचीत की और जिन्होंने फर्रुखाबाद संपत्तियों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, जिनका नाम है शाह जफर रिजवी। एक ऐसा आदमी कि जिसने बिना किसी शिया समाज के सपोर्ट के एक बड़ी लड़ाई लड़ी और उसे जीता भी, और आज उसको कमजोर करने की कोशिश भी की जा रही है, उसको धमकियां भी दी जाती हैं जान से मारने की। लेकिन मैं फर्रुखाबाद के शासन और प्रशासन को सल्यूट करता हूं कि जिन्होंने सच का साथ दिया और जफर रिजवी का भरपूर साथ दिया। उन तमाम अधिकारियों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने सच की लड़ाई में सच का साथ दिया। क्योंकि हमारा चैनल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है और सच बोलने वालों के और सच्चे फैसले देने वालों के साथ है, इसीलिए मैंने इनको धन्यवाद किया। देखिए जफर हुसैन से हमारी एक खास बात। आज मैं मौजूद हूँ फर्रुखाबाद की नजफ अशरफ में। जफर भाई, ये बताएं, आज फर्रुखाबाद की जो शिया वक्फ प्रॉपर्टियां हैं तबाह बर्बाद हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि बिना सीईओ की परमिशन के क्या अध्यक्ष को ये आदेश है, क्योंकि आप एक लॉयर भी हैं, एक वकील भी हैं, जी आप बेहतर बता सकते हैं कि वक्फ के जो अधिनियम है उनके तहत शिया वक्फ बोर्ड में सीईओ जो है वो शिया ही होगा। शिया बिरादरी के आईएएस या आईपीएस हैं, इनको बनाया जा सकता है। तो जफर भाई ये बताइए, क्या सीईओ की बिना परमिशन के जो चेयरमैन है उसको यह हासिल है कि वो अपनी मन मर्जी से चाहे जो भी आदेश जारी कर दे? ऐसा नहीं है। वक्फ एक्ट 1995 अमेंडेड 2013, उसके तहत सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क कार्यपालक को बहुत अख्तियारात हैं और उसके अंडर में चेयरमैन है, यानी कि वो वक्फ से ऊपर है। वक्फ से, हाँ, इनसे चेयरमैन से ऊपर है और एग्जीक्यूटिव वही है, वही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 54 की कार्रवाई बिना उनके हो नहीं सकती है। नाजायज कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव के जरिए मुख्य कार्यपालक ही करता है। जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि इन्होंने किसी वक्फ के इंस्पेक्टर को प्रशासक बना दिया, तो क्या एक चेयरमैन को यह हासिल है कि वो सीईओ का पद किसी इंस्पेक्टर को देकर उसको प्रशासक बना देगा? इसके पास ये पावर है? नहीं बना सकते, और वो तो गलत है। एक पद एक चीज को हो सकती है। 12 हसन रजा इंस्पेक्टर जो है उनके पास 12 जिले हैं, फर्रुखाबाद भी है। आरटीआई के इंचार्ज भी वो हैं, एग्जीक्यूटिव वो बना दिए गए, एओ प्रशासनिक अधिकारी उनको बनाया गया, सारी चीजें उनके पास हैं। नकल के इंचार्ज भी वो हैं। तो क्या शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कोई क्लर्क चपरासी ऐसा नहीं है कि जो नकल भी जारी कर सके? और सेक्शन 54 की कार्रवाई तो चलो मुख्य कार्यपालक नहीं है, 2021 से जब से ये आए हैं, इनके फूफा सके थे डॉक्टर नसीर हसन, उनके खिलाफ हमने खुद ही कार्रवाई की थी। उनके फंस रहे थे वो, तो इन्होंने उन्हें कारमुक्त कर दिया, उसके बाद से किसी को लाए नहीं। अच्छा ये बताइए, जो ऐसा भी कानून है, क्योंकि 37 नंबर जो धारा 37 नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर क्या किसी गैर शिया को मुकर्रर किया जा सकता है उसको मेंटेन करने में? नहीं, चूंकि वक्फ बोर्ड अलग हो चुका है, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दोनों यूपी में अलग अलग हैं, और जगह तो सेंट्रल वक्फ एक है, यहाँ अलग अलग है। और किसी सुन्नी उसमें
वक्फ बोर्ड में, हमारे यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड 3 माल एवेन्यू में कोई भी शिया चपरासी तक नहीं है। तो फिर इन्होंने जो है 4 रखे हैं लोग, उसमें से एक लेडीज भी हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और 2 जो है वो इन्होंने 37 धारा 37 रजिस्टर्ड को मेंटेन करने के लिए रखा गया और 1 साल हो गया रखे हुए, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सेक्शन 37 दफा 37 जो है इस गवर्नमेंट ने यह दिया है, जो चीज दफा 37 में दर्ज है वक्फ की वो वक्फ मानी जाएगी। खेवट में है, वक्फनामे में है, तो दफा 37 ये उसमें गड़बड़ करना चाहते हैं, जबकि बोर्ड के चेयरमैन को अख्तियार नहीं है। बोर्ड के चेयरमैन को यह हक हासिल नहीं है कि वो, और ये चेयरमैन जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड हैं, और इनका बोर्ड भी फुलफिलिंग नहीं, वैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। जी जी जी। जैसा कि मौलाना कल्बे जवाद साहब जब त्यागी का दौर था तो ये कहते थे कि मैं अंजुमनों को वक्फ दूंगा, एक एक अंजुमन को एक एक वक्फ दूंगा, और जो शिया समाज के आपके लोग हैं, लड़के नौजवान हैं, उनको नौकरी दूंगा। लेकिन इन्होंने तो धीरे धीरे अंजुमन से भी दूरी अख्तियार कर ली, और जहाँ पर इनको अपनी बिरादरी के जो वक्फ के कानून हैं, जब शिया सुन्नी अलग अलग हो गया है, मतलब दोनों के वक्फ अलग अलग है, तो दोनों के कानून होंगे, तो फिर इन्होंने जो है किस कानून के तहत इन्होंने, और ये इनका बोर्ड बनाया गया है वो क्या इनकी मनमर्जी का बना हुआ है? इन्हें कोई पढ़ा लिखा शिया लगता है मिला ही नहीं कौम में, या ये कौम को पीछे करना चाहते हैं। इन्होंने कभी किसी को चपरासी भी नहीं रखा। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 आदमी इन्होंने दाखिल कहा किया, 1 मोहतरमा रखी है, हमने तो कभी देखा नहीं उन्हें वहाँ, किसी अलग कमरे में रखा गया दफा 37 में हेरफेर करने के लिए, जबकि सेक्शन 41 में चेयरमैन को अख्तियार है कि वो अमेंडमेंट तो कर सकता है, चौहद्दी अगर नहीं लिखी है, खसरा नंबर नहीं है तो कर डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन हुआ है, अभी मैंने एक न्यूज़ चलाई थी कि वक्फ अली कदर जिस पर रानी रसूलपुर स्कूल हुआ करता था, तो इन्होंने वो ज़मीन को, जो कोई नम्मू नाम का सभासद है, उसके हाथ इन्होंने उसका कब्जा बेच दिया, ऐसा सुनने में आया। जबकि वो सीलिंग में है और वो एलडीए की है, तो वो तो सरकारी जमीन है, वो इनकी है कब? अगर वक्फ थी तो इनको देने का हक किसी का कैसे था? अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने जो अग्रसेन स्कूल है उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि इन्होंने 6 खसरे डिलीट कर 5 खसरे इन्होंने डिलीट कर दिए, तो क्या इनको यह हक हासिल है कि ये 37 नंबर रजिस्टर से जब चाहें जो चाहें डिलीट कर दें बिना सीईओ की परमिशन के? अब सीईओ क्या, ये किसी को ख्याल में ही नहीं लाते हैं। वक्फ एक्ट के तहत तो काम हो ही नहीं रहा है, वक्फ एक्ट से एग्जम्प्टेड है लगता ही है, और ये चूंकि लोगों से कहते हैं कि बाबा के हम खास आदमी हैं, और ये चूंकि इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं। 5 आदमी सिलेक्ट हुए थे, एक उसमें वो हैं डॉक्टर नूरुस, जो उसकी मंजूर नजर है, हमारे क्या नाम नंदी की वजह से हुई हैं, और एक नूरमानो वो अनअपोज हो गई हैं, चूंकि शिया कोई मेंबर पार्लियामेंट था नहीं, और 11 मेंबर होना चाहिए, इसमें आज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और सुनने में आई है, और वो जहाँ तक के लोग बता रहे हैं कि हकीकत है कि एक शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य इन्हीं के दौर में, जो कल्बे जवाद साहब के राइट हैंड कहलाते थे, मौलाना रजा हुसैन, जिन्होंने कश्मीरी महल्ले में करीब 2 या 3 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनवा ली है, जिसको मकसद हुसैनी हाल दिया गया है। और कमाल की बात यह है कि इतने कम वक्त में इतने करोड़ रुपए, और मौलाना तो और भी हैं, लेकिन इनके हाथ कौन सा खजाना लग गया? आशंका ये भी जताई जा रही है कि जब से इन्होंने शिया वक्फ बोर्ड का सदस्यता मिली है इनको, उसके बाद से इनके पास खजाना खुल गया, और अवैध जमीनों का भी मामले कई एक सामने आए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे मौलाना रजा हुसैन, जो कल्बे जवाद साहब के साथ साथ राइट हैंड लगे रहते हैं? उनके कुछ दलाल मेरे यहाँ भी हैं, रजा हुसैन साहब हैं, और जो लोग हैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से मुतालिक, उन्होंने 2 करोड़ रुपया यहाँ वक्फ नंबर 175 में MLC मनोज अग्रवाल से लिया है। उसने यह कहा, मेरे धरने में लोगों को रोक रहा था कि मैं 2 करोड़ रुपया लखनऊ में खर्च कर आया हूँ, ये कुछ नहीं कर सकते, कादी जी कुछ भी कहें, कुछ नहीं होगा मेरा। तो इसका मतलब दफा 37 में कुछ हेर फेर होना चाहते हैं, लेकिन मैंने कार्रवाई यहाँ सेक्शन 41 ही करवा के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से भेज दी है। अभी यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं कि जिसकी तबाही और बर्बादी इन लोगों की तरफ से की जा रही है? इन्होंने वक्फ नंबर 189 नवाब विलायती बेगम साहिबा को तबाह करवा दिया, वो 9 करोड़ की बिकी। हमने उसमें सबके खिलाफ कार्रवाई करवाई, हमारे जिलाधिकारी ने मानवेंद्र सिंह ने माफिया घोषित किया, CJM के यहाँ से वारंट हैं। और ये 8 जनवरी 2022 को जब आए थे तो वो बेचने वालों के यहाँ की खातूनें इनके ऊपर चौक दौड़ी थी, और गैर शामुखा में इनको घेर लिया गया था। और वक्फ नंबर 182 नवाब
शाकिर अली खान साहब का है, रजिस्टर्ड है, और सिर्फ वक्फ इमाम हुसैन है। वो इनके एक चमचे हैं। यहाँ सैयद अली और जो सुनहरी मस्जिद में कभी इमाम हो गए थे, उनको निकालवा दिया हमने, और वो उनके साले ने बेच ली है। और उसमें बाबू सिंह यादव का एक स्कूल डिग्री कॉलेज 2.5 एकड़ पे बन गया, 2 एकड़ 78 डेसिमल पर, और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी 3 करोड़ की बिक चुकी, जो एमएलसी पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल ने खरीदी शाकिर अली खान के वक्त की, वो सैयद अली के साले एहतिशाम हुसैन ने बेची, जिनको ये मुतवल्ली कहते हैं। मुतवल्ली का टाइम उनका खत्म हो चुका है। एक बात बताइए, फिर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जिस तरह से जो इनकी आईटी सेल है वो ये दिखाती है कि बहुत मोमिन आ गया, बहुत अच्छा आदमी आ गया है और अब तो इंसाफ होगा, तो जब से ये चेयरमैन बने हैं तब से अब तक के कितनी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टियों को कब्जे से छुड़ाया गया और कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? यहाँ एक के भी खिलाफ नहीं हुई, बल्कि इनके जमाने में जायदादें बिकी हैं। और जब मैंने इनको यहाँ मौके पे दिखाई थी, ये करबला भी दिखाई थी, नजफ भी दिखाई थी, जबकि इनके यहाँ है नहीं। हसन रजा ने अपने एक लगते हुए बहनोई को 187 नंबर वक्फ कह के फरखाबाद की करबला कह के बना दिया। वो वक्फ है फतेहगढ़ का। यानी कि इन्होंने भी यही हरकतें की हैं कि शिया वक्फ बोर्ड में। अच्छा, ये जहाँ तक के और एक बात सुनने को आ रही है कि जहाँ पर भी इनको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी निकली जिसका कोई वारिस नहीं, वहाँ ये वक्फ का दावा कर देते हैं और वहाँ से जो है पैसा वसूली उसे कर देते हैं या औलाद में गुजरा देते हैं, किसी को फर्जी आदमी को बना देते हैं कि उनकी औलाद है। अच्छा, और मेरे यहाँ ये कर नहीं पाए, इसलिए ये हमसे खफा है। और एक काम भी फर्रुखाबाद में जायदाद इनके जमाने में बचना छोड़ो, बिकना तो इन्होंने बिकवा दी है, जिसको हम रोकना चाहते हैं। ये इन्होंने अपने गुंडों से हमको गिरवा दिया और हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन हमारे खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। एक बात हमारी और समझ में नहीं आई कि शमीर शमशी जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कितने मुकदमे दर्ज हैं और जिसकी गुंडैती लगातार देखने को आती है, और उसके बावजूद जिसकी एनबीडब्ल्यू निकली हो, उसके बावजूद उसको योगी सरकार की तरफ से खुली हुई छूट मिली, इसकी क्या वजह? ये कल्बे जवाद साहब का हुकूमत पे डर है या और कोई वजह? कल्बे जवाद साहब का कोई हुकूमत पे असर नहीं है, वो सिर्फ दिखाते हैं कि हमारे पास वोट है। जब ये अमरोहे में मेंबरी का चुनाव लड़वाने पहुंच गए, तो जब इतना गिर जाए शिया कम्युनिटी का आलिम कि मेंबरी का चुनाव लड़ाने के लिए भाजपा गए, मेंबरों को अमरोहा जाए, जब भी नहीं जितवा पाए। नौगामा गए, फर्रुखाबाद क्यों नहीं तशरीफ लाए, जबकि उनको बुलाया, चुनौती दी कि आइए वक्फ नंबर 175 को बचाइए, हकीम अकबर हुसैन के इमामबाड़े को बचाइए, आप वहाँ मजलिस मातम करिए। जब आप वहाँ करिए आए हमें टीम, तो यहाँ भी करिए, तो क्यों नहीं आए? बल्कि इनके चमचों गुर्गों ने वो हाल कर दिया कि वो उसको 10 फुट जमीन की गहराई तक खुदवा दिया और उसके तहखाने में से आलम जवाहरात जो कुछ भी था सब मिसमार हो गए। अच्छा, और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि कौम में कुछ लोग जो है वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या जो कौम के अंदर अपने आप को ये दावा करते हैं कि शिया समाज के अनुसार कोई 12वें इमाम है, वो तशरीफ लेके आएंगे, जैसा कि मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इस दौर में हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, तो क्या इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों का उस समय में साथ देंगे? मैं इमाम ज़माना तो दूर रहे, इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा कई हजार आलिमों ने जारी किया था, मुफ्तियों ने, जो यजीद के दरबार में जाके बैठ गए। तो ये ज़माना तो बहुत वैसा है, प्रोग्रेसिव है, लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बहरहाल आपके या हमारे आवाज़ पे लब्बैक तो कहते हैं, लेकिन बैक में खड़े होना चाहते हैं, फ्रंट पे कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि इनके गुंडे इतने बढ़े हुए हैं। वो लोग समझते हैं शासन में इनका असर है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखते, और रही बात गुंडों की, तो गुंडे ना इतने ताकतवर कल थे और ना आज हैं। ये आपकी कौम की जो बुज़दिली और डरपोकपन है, ये उसकी देन है कि जिस दिन कौम उठ के खड़ी हो जाएगी इनके खिलाफ, उस दिन ये इनके गुंडे और ये जो है इनको भागते रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि कानून नाम की कोई चीज़ है, आप समझिए बात को। अच्छा, तीसरी और आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अब जो अगला मिशन है आपका क्या है? क्या इनके खिलाफ FIR होना चाहिए? जो चेयरमैन बिना CEO के आदेश जारी कर रहे हैं और खुला हुआ बोर्ड का उल्लंघन करें, तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब हो ना हो, हम तो ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। हमें जरा फुर्सत मिले, 2-4 दिन में हम यहाँ कागजात अपने इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमने अप्लाई किए हैं वो मिल जाएं, और उसके बाद हम जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट, दरवाजा खटखटाएंगे, हम इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। और चुनौती है, अगर इनमें दम है तो उसका मुकाबला करें ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अभी हिंदुस्तान में कानून जिंदा है
और इंसानियत जिंदा है। और चूंकि हम हुसैनी मिशन को आगे बढ़ाते हैं, हमें खौफ नहीं है, हम रब से डरते हैं, सबसे नहीं डरते। बहुत अच्छा। अभी मैं फर्रुखाबाद की नजफ़ अशरफ में मौजूद हूँ वक्त नंबर और ये वक्त नंबर 93 है जो नवाब 93 नवाब मुजफ्फरजंग ने किया है। यहाँ पर मौजूद हूँ 1799 और चूंकि जफर भाई से मुलाकात ऐसे दर पर इत्तेफाक से हो गई, क्योंकि मैं किसी ज़रूरी काम से फर्रुखाबाद आया था और यहाँ पर मैंने सोचा कि लगे यार इनसे भी मुलाकात करता चलूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबसे बड़े कमाल की बात यह है कि एक अकेला आदमी के जिसके आसपास 2 in 1 लोग हों, 2 in 1 आप समझ सकते हैं, 2 मुँह साहब के, जो इधर के भी हैं अच्छे हैं और उधर के भी अच्छे हैं। बहरहाल देखते हैं, हम जफर भाई के साथ लगातार जुड़े हुए भी हैं और जफर भाई से हमने कुछ जो एविडेंस हैं, सबूत हैं, वो भी प्राप्त किए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जफर भाई को कवर करें। अभी तो हम यहाँ आ गए हैं और आगे हो सकता है फिर दोबारा तिबारा आए, या हो सकता है हम इनको वहाँ बुलवा लें। तो बहरहाल हम आपको अपनी हर अपडेट दिखाते रहेंगे कि वक्फ लुटेरे और वक्फ चोर और वक्फ के डाकू जो आज के दौर में शरीफों का लवादा ओढ़े हैं, उनके कारनामे और उनके खुलासे हम लगातार अपने चैनल से करते रहेंगे। मैं हूं शरमबेरी समाचार और द भारत 18 से फजल अब्बास, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। इसके साथ एक और खुशखबरी हम आपको देना चाहेंगे कि जल्दी हमारी वेबसाइट पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एविडेंस देख सकते हैं। वो तमाम वीडियोस, वो तमाम सबूत, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, जिससे हमारे देश की जनता देखने में सहायक होगी, जिससे हमारे देश के अधिकारी, जिससे हमारे देश की सरकार बआसानी देख सकेगी। वो हम पुख्ता और पक्के तथ्यों के साथ और पूरी प्रतिक्रिया के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद।